हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज है इसकी 8th क्लास और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि थोड़ा सा लेंथी है। ये आज और एक और पार्ट के अंदर आएगा और उस टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या है चैप्टर का टॉपिक का नाम? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पहले जरा ये समझते हैं बच्चों। नेचर का मतलब होता है बिहेवियर। आई रिपीट, नेचर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। जैसे आपसे नहीं कहता बिल्कुल पापा पे गया, इसका नेचर बिल्कुल इसके पापा पर गया, या इसका नेचर बिल्कुल इसकी मम्मी पर गया, या दादा पे गया, या दादी पे गया। बोलते नहीं बोलते हैं? तो क्या बताना चाह रहे हैं कि आप उनके जैसे हो, उनका बिहेवियर आपका बिहेवियर मिलता जुलता है, आप उनके जैसे हो। यही तो बोलता है नेचर का मतलब। बिल्कुल सही। तो नेचर हम पढ़ने वाले किस चीज का? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का नेचर हम तीन चीजों से कंपेयर करने वाले हैं। पहला, हम आर्ट से कंपेयर करने वाले हैं, ART, आर्ट से कंपेयर करने वाले हैं। दूसरा, हम मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करने वाले हैं। क्या मैनेजमेंट के अंदर साइंस जैसा कुछ है? क्या मैनेजमेंट के अंदर आर्ट जैसा कुछ है? और तीसरा, क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन जैसा कुछ है कि नहीं? तो ये तीनों चीजें हम कंपेयर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए बच्चों, पहले हम कंपेयर करेंगे आर्ट से, फिर हम कंपेयर करेंगे साइंस से, और फिर कंपेयर करेंगे प्रोफेशन से। तो चलिए बच्चों, डायरेक्टली टॉपिक पर जंप हम करते हैं। ठीक है ना? एक एक करके हम दो। हाँ, तो ये आ गया हमारा टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक तरीके से बिहेवियर, कि कैसा बिहेव करता है। ओके। तो सबसे पहले हम किससे कंपेयर करने वाले हैं? आर्ट से। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है ना? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो कंपेयर करने से पहले हमको पता लगना चाहिए ना कि ये आर्ट क्या होती है। अगर मैं बोलूं कि आपका जो बिहेवियर आपके पापा पर गया, तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना पापा का बिहेवियर क्या है, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि आप दोनों मिलते जुलते हो कि नहीं। तो पहले हम कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई, ये आर्ट क्या होती है, फिर इसके फीचर्स क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, और फिर देखेंगे कि आपके बिहेवियर और उसके बिहेवियर में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो आर्ट क्या है? कुछ स्किल्स हैं जिसको आप पर्सनली अप्लाई कर सकते हो। हाँ है ना? क्योंकि आर्ट क्या है, हर एक की अपनी अलग कला होती है। अगर मुझे डांस करना आता है तो मेरी स्किल है, मुझे डांस करना आता है और मैं डांस को सिर्फ अपने पर्सनल तरीके से कर सकता हूँ। एक होता है आप अपने तरीके से डांस कर सकते हो, तीसरा व्यक्ति अपने तरीके से डांस कर सकता है। टीचिंग भी क्या, एक आर्ट है। मुझे पढ़ाना अलग तरीके से आता है, दूसरे टीचर्स अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो अपनी एक पर्सनल एप्लीकेशन है किस चीज की? जो हमको आता है, हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज की पर्सनल एप्लीकेशन है, जिससे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी आर्ट। आर्ट कैसे आती है? पढ़कर आती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आती है, और एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। ओके, बहुत बेसिक सी बात है। अब बात करते हैं कि हाँ भाई, आर्ट्स के क्या फीचर्स हैं। ठीक है ना? जैसे बोलते ना कि आपका नेचर पापा पर गया, तो पापा का क्या नेचर है, पहले जरा उस पर बात करेंगे। मतलब आर्ट के क्या नेचर है, उस पर बात करते हैं। तो पहला फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कुछ लोग बोलते हैं कि जो आर्ट होती, कला होती है, उसमें पढ़ना लिखना थोड़ी ना होता है। म्यूजिक में पढ़ना लिखना थोड़ी ना होता है। डांस में पढ़ना लिखना थोड़ी ना होता है। नहीं भैया, सब पढ़ना लिखना होता है। डांस में पढ़ना लिखना होता है, आपको कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, ये पढ़ना पड़ता है। म्यूजिक तो सब्जेक्ट है बच्चों, क्लास 12th के अंदर। समझ रहे हो? पढ़ना पड़ता है। ड्राइंग सब्जेक्ट है, पेंटिंग सब्जेक्ट है एक्चुअल में। तो ये नहीं है कि थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता। हाँ होता है, इसके अंदर भी इनकी पढ़ाइयां होती हैं। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। तो आर्ट क्या बोलता है कि हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, कि कैसे काम करना होता है, क्या कुछ होता है। या कोई चीज समझ में आ रही है? जैसे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, लिटरेचर, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है ना, एक्टिंग, म्यूजिक, ये सारे क्या है, आपस में आर्ट है जिनकी हमको पढ़ाइयां करनी पड़ती हैं। जैसे एक्टिंग के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना हुआ है, तो उसमें पढ़ाइयां की नहीं होती हैं, एग्जाम्स तक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है। दूसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट क्या किस पर बेस्ड होता है? प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है, और पर्सन की क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है, कि कैसे वो पर्सन उस चीज को
अप्लाई कर रहा है, यूज कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको पता है कि हाँ भाई सुर ऐसे लगाने होते हैं, तो सुर आपको थ्योरेटिकली पता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारे 7 सुर होते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल सही। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, गाना कैसे है, वो आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है ना, है ना, या आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। वही एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको पता है कि म्यूजिक है ना 7 बेसिक नोट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जो म्यूजिक बना रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरीके से यूज कर रहा है। अरिजीत सिंह अपने तरीके से यूज कर रहा है, हमारे नहीं, वो तो गाना गाते हैं। जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप अगर डांसर हो तो आप कैसे डांस फॉर्म यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टेप्स बना रहे हो। क्लियर, ओके। और थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखो डांस की नॉलेज मुझे भी है, डांस की नॉलेज आपको भी है, ठीक है ना, लेकिन उस चीज को हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये आपका अपना अलग तरीका, मेरा अलग तरीका, हर एक का अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। आप अपने तरीके से कर रहे हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, 2 डांसर, 2 स्पीकर, 2 एक्टर, 2 राइटर हमेशा अलग अलग तरीके से अपनी आर्ट को दिखाएंगे। 2 डांसर कभी भी एक जैसा डांस नहीं करते, उनका अपना अलग अलग एक्सप्रेशन होता है डांस करने का, और उनका अपना एक पर्सनल तरीका होता है। क्लियर, तो हमने आर्ट के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। पहला, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, दूसरा ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पर बेस्ड है, और तीसरा ये पर्सनल एप्लीकेशन होता है, मतलब ये हर कोई अपने अपने तरीके से अप्लाई करता है। क्लियर, ओके। तो ये तो हमने बात कर ली पापा की, मतलब आर्ट की। अब देखते हैं कि आप पापा से कैसे मिलते जुलते हो। तो देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कैन सेट टू बी एन आर्ट, मतलब हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं। क्या लिखा उन्होंने, हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, उन्होंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे 3 पॉइंट यहां पे दे रखे हैं, उसी का कंपैरिजन दे रखा है। पहला, अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम इन डे टू डे ऑफ मैनेजिंग एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, observation and experience. There is a lot of literature available in the courses, various areas of management like marketing, finance, human resource, which the manager has to specialize in. टाइम पास, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है, मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ये बिजनेस स्टडीज क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है। आगे चल के आप इसको अप्लाई करोगे, वो आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। लेकिन आप ये थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो ना, तो जैसे कि आर्ट की अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम फाइनेंस के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। मतलब ये आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, फाइनेंस मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे यहां पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वही बात इन्होंने यहां पे लिखी हुई है। अ मैनेजर अप्लाइज scientific methods and body of knowledge to a given situation in its unique manner. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovator. और ये परफेक्शन कब अचीव करता है, आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। कंपेयर करके पढ़ते हैं, जो कंपेयर करके उन्होंने सिंपल सी बात बोली है, जैसे आर्ट में अगर आपको स्पेशलाइज करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी और अपनी क्रिएटिविटी चाहिए होगी, कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो, कैसे ड्राइंग्स बना रहे हो, आपके अपने अलग तरीके से आपकी क्रिएटिविटी है। वैसे ही मैनेजर्स, आपने देखा होगा हर एक स्कूल के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वो क्यों है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका अलग है। समझ रहे हो ना, उनकी काम, उनको बिजनेस संभालने का, उनको स्कूल संभालने का तरीका अलग है। वो अलग तरीके से अपना मैनेजमेंट दिखाते हैं। या आपको चीज समझ में आ रही है, तो ये क्या है, उनके अलग अलग सिचुएशन में यूनिक मैनर में उस चीज को अप्लाई करते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं, जिसके थ्रू उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट के अंदर अपना क्रिएटिविटी प्रैक्टिस होती है, आर्ट के अंदर भी अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस होती है। मतलब दोनों में, दोनों पॉइंट एकदम सेम टू सेम है। आया समझ में, ओके। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट किसका, आर्ट से कंपेयर करने का, और वो क्या है, तो वो यहां पे लिखा हुआ है,
जैसे हमने बोला था ना, आर्ट कंपेयर पर्सनलाइज मैनर, हर कोई अपने पर्सनलाइज तरीके से करता है, वैसा ही मैनेजर भी बिजनेस को कैसे मैनेज करता है, अपने पर्सनलाइज तरीके से मैनेज करता है। वो कैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है, वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मैनेजर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को कहां से कहां ले जाते हैं, और कुछ मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कहां से कहां ले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अ मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन पर्सनलाइज एंड स्किलफुल मैनेजर। हर एक मैनेजर अपनी नॉलेज को अपने पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करता है, जो भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से। समझ में आ रहा है ना ये चीज? जैसी सिचुएशन होती है उसी तरीके से वो अपनी थ्योरी डेवलप करता है कि ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, और फिर वो चीज को अप्लाई करता है। द बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, हाईली ट्रेन, एजुकेटेड, सेल्फ एम्बिशन होता है, मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब शॉर्ट ये है कि जैसे आर्ट को आप पर्सनली अप्लाई करते हो, वैसे ही मैनेजर अपने मैनेजमेंट स्किल्स को भी पर्सनली अप्लाई करता है। तो इन दिस केस यू कैन से दैट यस, मैनेजमेंट आर्ट की तरह है। क्लियर? कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो बताइए। 3 पॉइंट पढ़े हमने आर्ट के बारे में। पहला पॉइंट थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी है। दूसरा, आर्ट क्रिएटिविटी प्रैक्टिस पर बेस्ड है, मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी प्रैक्टिस पर बेस्ड है। थर्ड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है आर्ट के अंदर, हर कोई अपने पर्सनल तरीके से अप्लाई करता है, तो मैनेजर्स भी अपने पर्सनल तरीके से ही अप्लाई करते हैं। मतलब तीनों पॉइंट जैसे उसमें वैसे इसके अंदर है, मतलब ये मैनेजमेंट आर्ट है, मतलब आप बिल्कुल पापा पे गए हो। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? ओके। अब पढ़ते हैं बच्चों, क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह है कि नहीं? आई रिपीट, साइंस की तरह है कि नहीं? मतलब आप मम्मी पर गए हो कि नहीं? पापा पे तो गए हो, पता लग गया, आप मम्मी पर गए हो कि नहीं गए हो, अब हम ये बात करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट साइंस की तरह है कि नहीं, जरा उस पर बात करते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। साइंस की डेफिनेशन क्या है? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने प्रिंसिपल्स, वो सब कुछ इसके अंदर है, दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। तो साइंस आपको ये एक्सप्लेन करता है कि हाँ भाई ये चीज है तो क्यों है, ग्रेविटी है तो क्यों है ना, ये स्पेस में चीजें ट्रेवल करती हैं, वैक्यूम है तो क्यों है, फ्रिक्शन है तो क्यों है, ये बहुत सारी चीजें ये साइंस एक्सप्लेन करती है कि ये लॉ है, जो कानून है, क्यों अप्लाई करता है। ओके, अब बात करते हैं साइंस के फीचर्स क्या है, मतलब मम्मी के फीचर्स क्या हैं, जरा उस पर बात करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे कि आप मम्मी पर गए हो कि नहीं गए हो। तो पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत बेसिक चीज है, साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी है ऑफ नॉलेज, मतलब आपको साइंस पढ़नी पड़ती है। एक्चुअल में किताबें होती हैं, चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज पढ़ाई जाती है, हर एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। मतलब ये कोई भी इफेक्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो उसका रिलेशनशिप कौन बताता है? साइंस बताता है। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ध्यान रखना है, की लाइन है कि अगर क्वेश्चन में आता है ना कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो मतलब साइंस की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और एग्जांपल क्या दे रखा है? ग्रेविटी का दे रखा है कि हाँ भाई न्यूटन ने देखा था कि हाँ भाई सेब गिरा है तो उसको पता लगा ग्रेविटी होती है। तो ये साइंस है जिसके अंदर हमने डिस्कवर किया ग्रेविटी को। दूसरा, प्रिंसिपल्स कैसे बने, हवा हवा में बन गए या फिर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लैब टेस्टिंग करी गई थी? बिल्कुल सही। तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन, पहले आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही है, और फिर टेस्ट किया कि हाँ ये हमेशा ऐसी ही होती है कि नहीं होती है। पहले आपने सेब गिरा, फिर आपने केला गिरा, फिर आपने संतरा गिरा, फिर आप खुद गिरे तो भी गिरे। तो मतलब ये पहले आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ ऊपर से कोई नीचे फेंको तो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं गिरती है। फिर आपने उसको टेस्ट किया, रिपीटेड टेस्ट किया, तो पता लगा कि हाँ भाई ये ग्रेविटी नाम का कोई लॉ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होंगे, ऑब्जर्वेशन पर्सनल उस पर नहीं होता है कि हाँ भाई तुक्के में नहीं बनते प्रिंसिपल, आपको टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। और लास्ट क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। दिन इंडिया में भी होता है, दिन बाहर भी होता है ना? बिल्कुल सही। गर्मी यहां भी लगती है, गर्मी वहां भी लगती है। सेम यहां भी गिराओ तो यहां भी गिरेगा, वहां गिरा होगा तो वहां भी गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला थप्पड़ मारेगा, सिमिलरली वहां पर भी, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लगता है। ठीक है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब ये है
कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली वैलिडिटी है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है और हर जगह माने जाते हैं 100% तरीके से। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब होता है हर जगह वैलिड है, कहीं भी इनवैलिड नहीं होता ना। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके, तो ये तीन बेसिक हमने प्रिंसिपल देखे साइंस के। पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हम ये देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के अंदर ये तीनों चीजें है कि नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है या नहीं? तो क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन अबव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। सम मतलब कुछ हैं, ये लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ नहीं भी है, ये भी हो सकता है या ना। लेट्स फाइंड आउट। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Management has a systematic body of knowledge, is its own theory and principles which has developed over a period of time, such as economics, sociology, psychology, mathematics. ठीक है, इस तरीके से मतलब ये जैसे साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी उसकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसके अपने खुद के कुछ रूल्स हैं, कुछ के अपने कुछ थ्योरीज हैं, अपने कुछ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। या आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स के बारे में, चैप्टर का नाम ही क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट की अपनी खुद की वोकैबुलरी भी है, जैसे साइंस में अपनी वोकैबुलरी होती है ना, फ्रिक्शन, वेक्टर्स, कुछ अलग अलग से टर्मिनोलॉजीज होते हैं, केमिकल्स के नाम होते हैं, अपना पीरियोडिक टेबल होता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट की अपनी कुछ अलग वोकैबुलरी है जो यूज करी जाती है। इन शॉर्ट, साइंस के भी अपनी कुछ नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट की अपनी नॉलेज है। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा होता प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है ना, सेम टू सेम हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये भी बहुत टाइम में बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व किया गया, तब जाके प्रिंसिपल्स बने हैं कुछ साइंस के। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं न्यूटन के तीनों लॉ हैं, ये हमने पढ़ रखे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रखा है, इसके अलावा हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ रखा है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं हमने साइंस के अंदर, मुझे इतने याद नहीं है लेकिन हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के बाद बने हैं, काफी टाइम में बने हैं, वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी बनाने में काफी टाइम लग जाता है और लगा भी है। बस एक चीज का डिफरेंस है, साइंस के प्रिंसिपल हर जगह एग्जैक्टली वैसे ही लागू होते हैं जैसा कि यहाँ पर लागू होते हैं। मतलब ये इंडिया में जो चीज का प्रिंसिपल लग रहा है साइंस का, अमेरिका में भी वैसा ही लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी वैसा ही लगेगा। लेकिन मैनेजमेंट में अलग है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोगों से डील करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन लोगों से डील करोगे तो अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, अमेरिकन से डील करोगे तो अलग तरीके से करना पड़ेगा, अफ्रीका से बात करोगे तो अफ्रीकन लोगों से अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। मतलब ये साइंस में जो रिजल्ट आते हैं वो एकदम एक्यूरेट आएंगे, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर रिजल्ट जो होते हैं वो 100% सेम कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा डिफर कर जाएंगे, क्योंकि वो लोगों से डील करते हैं। तो मतलब ये कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है? However, management deals with human beings and human behavior. The outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted and replicated. मतलब ये मान के चलो आप ए हो, आपके संग कोई बी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो आपको पढ़ने का तरीका अलग है, उसका तरीके का अलग है। मतलब ये दोनों को मैं एक जैसे तरीके से आउटकम नहीं बनवा सकता, हर एक का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो जो रिजल्ट्स हैं उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे सामने है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और वही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि साइंस के जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के जैसे एकदम सेम टू सेम हर जगह अप्लाई नहीं होते, तो उनका जो यूज है वो भी यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह सेम टू सेम वही लागू नहीं होंगे, उनको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। ये चीज समझ में आती है? नहीं आती है? एक एग्जांपल देते हैं। मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि किसी भी काम को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देना चाहिए, जिससे काम को आप इजीली कर पाओ।
लेकिन मान के चलो मेरे पास काम ही छोटा सा है, तो क्या मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? नहीं करूंगा ना। बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, छोटे काम को भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। तो मतलब ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। आपके पास बड़ा काम है तो काम को डिवाइड करोगे, लेकिन छोटा काम है तो आप इकट्ठा ही करोगे। आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इनको हम सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस, जिसके अंदर हमने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को हम इनएग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक देख लिया? मैनेजमेंट एज अ साइंस देख लिया, ये हमने देख लिया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बस अब एक टॉपिक और बचा हुआ, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा और आखिरी है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जो कि हम लास्ट क्लास के अंदर देखेंगे, मतलब 9th पार्ट के अंदर देखेंगे, और हमारा चैप्टर जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब 9th पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और हमारा जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट और नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।